सो वी हैव टू स्टार्ट विद द स्टाफिंग। स्टाफिंग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। स्टाफिंग के लिए जो बुक रेफरेंस हो रही है वो सुभाष डे। सो वी विल गो ऑल द क्वेश्चन। देयर आर 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं और ये 10 क्वेश्चंस हमें करने हैं। एक एक क्वेश्चन लिखकर उसके सामने पेज नंबर लिखा है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस। And now we will do each and every question. Like the very first question is, what is staffing? What is the importance of staffing? Staffing क्या है और उसकी importance क्या है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमें जो बुक रेफर करनी है वो सुभाष डे है और हम इसमें से कुछ डेफिनेशंस करेंगे। बिफोर गोइंग टू द बुक, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नो द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा कि आपने सबसे पहले प्लानिंग करी थी। प्लानिंग इज़ द वेरी फर्स्ट प्रोसेस। प्लानिंग के बाद ही बाकी सारी प्रोसेसेस शुरू होती हैं। आफ्टर प्लानिंग यानी आपने प्लान किया हमें कौन सा बिज़नेस करना है, क्या करना है, बिज़नेस आइडिया क्या होगा, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, उसके बाद फिर हमारे फाइनेंस कहाँ से आएगा, इन सब चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। अब प्लानिंग कर ली और प्लानिंग के बाद द नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑर्गेनाइजिंग। दैट मीन्स यू हैव टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज। हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे। आप लेबर लेंगे, लैंड लेंगे, कैपिटल लेंगे, उसके बाद बहुत सारे रिसोर्सेज को आप ऑर्गेनाइज करते हैं। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज स्टाफिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, ऑर्गेनाइज में और प्लानिंग में दोनों चीज़ों में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कितने लोग चाहिए, क्या चाहिए और कौन सा बिज़नेस करना है, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ स्टाफिंग। स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि स्टाफिंग होगा तभी, स्टाफिंग ठीक होगी तभी हम अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल रन कर पाएंगे। स्टाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाफिंग का मतलब यही होता है प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब। प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि हमें कितने लोग चाहिए। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है। मान लो इसमें 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, 3 क्लर्क चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको 100 लेबर्स चाहिए। तो आप सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर ही आप डिसाइड करते हो किस डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए। हाउ मैनी पीपल यू वांट, हाउ मैनी पीपल यू वांट। नाउ दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कितने कितने लोग चाहिए। ठीक है। सो प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब। तो स्टाफिंग का इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है। कौन सा क्वेश्चन है? सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? और ये हमने 6.3 में देखा है। लेट्स सी 6.3 के अंदर व्हाट इज स्टाफिंग एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब देखिए, इसमें यहाँ से लैंग्वेज देखनी है आपने, यहाँ से देखनी है। स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. Workforce important है। मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसी प्रोसेस है मैनेजमेंट की which is concerned with obtaining यानी कितने लोग आप हायर करोगे, utilizing उनको कैसे यूज़ करोगे, and
मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, तो जो लोग आपके साथ काम करेंगे वो सेटिस्फाइड भी होने चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तभी वो आपके साथ लंबे टाइम तक रहेंगे। अगर लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा, उसमें आपका ज़्यादा खर्चा होना लग जाएगा। सो स्टाफिंग इज़ दैट पार्ट। एक ये वाली डेफिनेशन करनी है। एंड देन लुक एट दिस, ये जो बोर्ड में दिया हुआ है, नोट्स बनाते हुए इनको नोट कर लिया करो बस। स्टाफिंग इज़ द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी फिल करना, कीपिंग फिल्ड, फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड, वर्ड देख रहे हो। एक तो भरना, आपकी जो वैकेंट पोजीशंस हैं उसको भरना, एंड देन कीपिंग फिल्ड, लोग छोड़ के ना जाएं, वो पोजीशंस हमेशा फिल्ड रहें। कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये कीवर्ड्स होते हैं, इन्हीं कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं। दिस इज अचीव बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स। अब इसमें स्टाफिंग में क्या क्या आता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कितने लोग चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स कितनी चाहिए, फॉलोड बाय आगे क्या होगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल द रोल्स डिजाइन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये सारे स्टेप्स हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेट्स सी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन होता है, इसी के साथ रिलेटेड है। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कमेंट, ये HRM क्या चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट पेज के पर दिया हुआ है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टाफिंग इज अ फंक्शन विच ऑल मैनेजर्स नीड टू परफॉर्म। स्टाफिंग सभी मैनेजर्स को परफॉर्म करनी है। इट इज़ अ सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ये सेपरेट और स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। एंड देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन टू बी कंसीडर्ड। बहुत सारे पार्ट्स इसमें कंसीडर करने पड़ते हैं। क्या, लेट्स सी। स्टाफिंग इज क्लोजली लिंक टू ऑर्गेनाइजिंग सिंस आफ्टर द स्ट्रक्चर एंड पोजीशंस हैव बीन डिसाइडेड पीपल आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन दीज पोजीशंस। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है। आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपने पता कर लिया था कितने लोग आपको चाहिए। ठीक है, आपको कौन सी प्रोडक्शन करनी है। मान लीजिए आपने एक शर्ट मेकिंग फैक्ट्री बनानी है, तो उसके अंदर कितने लोग अंदाज़न रहेंगे। अब उनको रिक्रूट करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सेटिस्फाई रखना, वर्क फोर्स के साथ डील करना, नाउ दैट इज़ स्टाफिंग। होता क्या है, देखिए, देयर इज़ अ कंसेप्ट। छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिग और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो ओनर है वो खुद ही, क्योंकि बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, तो वो खुद ही लोगों को एम्प्लॉय कर लेता है अपने पास। ठीक है, बट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और हर डिपार्टमेंट अपने में एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन अलग डिपार्टमेंट है, और उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग अलग डिपार्टमेंट है। अब हर डिपार्टमेंट में लोगों को हायर करना है, इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम बनाई जाती है, एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। ये जो HR डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, ये जो HRD डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है, ये एक प्रोसेस अडॉप्ट करता है जिसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है कि हाउ टू मेंटेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में कुछ लोगों की ज़रूरत है, उनको कैसे मेंटेन करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे कोई छोड़ के गया वहाँ पर किसी और को फिल करना है। तो HRM एक प्रोसेस है, HRD एक डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HR, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, दैट इज़ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक
इसमें से कुछ लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स में परफॉर्म ऑल ड्यूटीज़ related to employees salaries welfares and working conditions, but as organization grow and number of persons employed increases, a separate department called the HRD is formed. अब छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में तो सारे काम जो ओनर है, जो सिंगल ओनर है, वो खुद ही कर लेता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट रखना पड़ता है जिसके अंदर जो लोग सिर्फ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे काम करते हैं। वो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ का भी बात करेंगे, वो जितने भी एम्प्लॉयज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज फिक्स करेंगे, उनकी डेवलपमेंट की बात करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको प्लेसमेंट देंगे, किसी का कोई इशू है तो उसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ अ HRD डिपार्टमेंट। सो HRM क्वेश्चन क्या है? स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। स्टाफिंग HRM का पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही छोटा सा पार्ट है। इनफैक्ट HRM एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। HRM इज़ अ मच मोर लार्जर कंसेप्ट। उसमें स्टाफिंग एक छोटी सी प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को फिल करते हैं, लोगों को भर्ती करते हैं, लोगों की रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको प्लेस करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। नाउ लेट्स come to the next question. What are the steps involved in staffing process? ये HRM वाला क्वेश्चन हो गया। Steps involved in staffing process. Staffing में कौन कौन से steps हैं? Now this is a very important question. ये बहुत important question है। Steps in staffing process. किसी भी process की जो steps होते हैं ना, वो हर chapter में बड़ा important होता है। Mark this a very important question. Let's see इसमें क्या क्या आता है। So देर आर लॉट ऑफ स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है? मान लो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हमने कहा एक सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो फैक्ट्री है जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, अब दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और बहुत से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें स्टाफिंग करनी है तो उसमें सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें पता करना किस डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए। मान लो फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हमें 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, 3 क्लर्क चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मान लो हमें 100 लेबर चाहिए, 2 सुपरवाइज़र चाहिए। यानी जितने भी लोग आपको चाहिए हर डिपार्टमेंट के अंदर, उसका एक एस्टिमेशन बना लो कि टोटल हमें 200 लोग चाहिए, जिसमें 50 इसमें है, 30 इसमें है, 40 इसमें है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, ऑब्वियसली स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट करने से पहले, लोगों को अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने से पहले आपको सबसे पहले तो एस्टिमेट करना पड़ेगा ना कि कितने लोग आपको चाहिए आपके ऑफिस में, जिसके अंदर फैक्ट्री भी है, ऑफिसेज भी हैं, फील्ड वर्क भी है, सब कुछ है। हो सकता है आपको सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, हो सकता है आपको लेबर चाहिए। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो पता करना कि आपको कितने लोग चाहिए, हाउ मेनी पीपल यू रिक्वायर। आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है बहुत बड़ा प्रोडक्शन का, जिसके अंदर आपको मान लीजिए कि 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। आपको ये एक प्रोजेक्ट मिल गया, एक ऑर्डर मिल गया बहुत बड़ा। तो आपको रिक्वायरमेंट आपको क्या है? अब रिक्वायरमेंट आपको जी 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए तो मुझे कम से कम 500 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब उसके साथ साथ ये देखो कि अभी अवेलेबल कितने हैं हमारे पास। तो अभी मेरे पास मान लीजिए 350 लेबर हैं, यानी हमें चाहिए इसको बनाने के लिए 500। हमारे पास 350 है नहीं, अपने पास 150 लोगों की और रिक्रूटमेंट करी जा सकती है। सो जब हम ये पता करते हैं कि हाउ मेनी पीपल वी रिक्वायर, नाउ दैट इज़ कॉल्ड वर्क लोड एनालिसिस। क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्क लोड एनालिसिस? ये एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर ही आता है। वर्क लोड एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस मीन्स हाउ मेनी पीपल यू रिक्वायर और कितने अवेलेबल हैं आपके पास, दैट इज़ वर्क फोर्स एनालिसिस। तो वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस 2 टर्म्स हैं, वर्क लोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस। तो इनको चेक करना है। वर्क लोड एनालिसिस मीन्स हाउ मेनी पीपल यू रिक्वायर, वर्क फोर्स एनालिसिस मीन्स हाउ मेनी पीपल आर अवेलेबल।
वर्कफोर्स कितने अवेलेबल हैं आपके पास और आपको कितने और चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो आप एस्टिमेट कर लो कि आपको कितने लोग चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट में। मान लो अब आपने एस्टिमेट करके कर लिया, हमें 150 लोग चाहिए, भाई 500 चाहिए थे, 350 अवेलेबल है, तो 150 और रिक्वायरमेंट करेंगे। और ये 150 कहाँ कहाँ काम करेंगे, जिसमें से कुछ प्रोडक्शन में जाएंगे, कुछ फाइनेंस में जाएंगे, सबका एक एस्टिमेशन लगा लिया आपने। सो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप। एस्टिमेशन अगर रॉन्ग हो जाता है, याद रखिए फिर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एस्टिमेशन शुड बी वेरी एक्यूरेट, एस्टिमेशन शुड बी वेरी करेक्ट। एस्टिमेशन रॉन्ग हो गया तो सारी प्रोसेस गलत हो जाएगी आपकी। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, पहला स्टेप बुक में देखना। वर्क लोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस। इसमें ये 2 केस स्टडीज़ हैं नीचे, इन 2 केस स्टडीज़ को रीड करना है, दैट इज़ योर होमवर्क। ये 2 केस स्टडीज़ हैं, इससे पता लग जाएगा कि वर्क फोर्स एनालिसिस क्या होता है और वर्क लोड एनालिसिस क्या होता है। एक बार इसको पढ़ना है, पेज नंबर 6.8 पर। The second step is recruitment. रिक्रूटमेंट सेकेंड स्टेप है। रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। रिक्रूटमेंट का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब और अ फंक्शन। यानी फाइंडिंग क्या कहेंगे, फाइंडिंग द सुटेबल कैंडिडेट्स। रिक्रूटमेंट एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, आप इसको एग्जांपल के साथ देखो कि जब आपको पता लग जाता है, आपने एस्टिमेशन कर ली कि हमें 150 लोग चाहिए। अब इस 150 लोग के लिए आप एक एडवर्टीज़मेंट निकालते हो मार्केट में, पेपर में, वेबसाइट्स में, सब जगह। तो लोग आपके पास अप्रोच करते हैं, लोग आते हैं कि ओके वी वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब। व्हेन द पीपल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब, जब लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं आपके पास, नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब यही है कि कॉलिंग द सुटेबल कैंडिडेट्स, आप अपने पास जब सुटेबल कैंडिडेट्स को बुलाते हो काम करने के लिए, नाउ दैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीज़ आएगी देखिए, द वेरियस एक्टिविटीज़ और स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर देखो प्रोसेस आ गई, मैंने कहा ना प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, तो सबसे पहला क्या है प्रोसेस रिक्रूटमेंट का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज, यानी कहाँ कहाँ से आप लोगों को हायर करोगे। देन असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, वो चेक करना कि जहाँ से आप हायर कर रहे हो क्या वो जेन्युइन सोर्सेज हैं कि नहीं हैं। चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स, अब उनमें से कौन सा सोर्स अच्छा है उसको चूज़ करना। एंड इनवाइटिंग एप्लीकेशन, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो आपको 150 लोग चाहिए थे, 150 पीपल यू वांट। अब आपको पता लगा कि 150 चाहिए तो मेरे पास बड़े सारे सोर्स हैं। आगे हम सोर्स को पढ़ेंगे कि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ले लें या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ले लें। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में आपने कहा कि हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी जाएंगे, और हम जो हमारे पुराने लोग हैं, जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनसे भी रेफरेंस लेंगे और आप चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा सोर्स ठीक है। जो बेस्ट सोर्स होगा आपको कोई एडवर्टीज़मेंट ठीक है, क्योंकि इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोग डायरेक्ट खुद अप्लाई करते हैं इसके लिए। तो आपने उसकी वैलिडिटी चेक करी, क्या ये एडवर्टीज़मेंट जिसमें हम दे रहे हैं, क्या ये न्यूज़पेपर बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, क्या ये वैलिड है कि नहीं है, इसकी सर्कुलेशन कितनी है, लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करी और आपने कैंडिडेट्स को बुलाया। मीन्स कैंडिडेट्स को अपने पास बुलाने की प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं। कॉलिंग द सूटेबल कैंडिडेट्स, कैसे पता लगेगा लोगों को?
कि आपको जॉब, आपके यहाँ पर जॉब अवेलेबल है, आपको इस बड़े सारे रिसोर्सेज में, जो बड़े सारे सोर्सेज में आपको अप्रोच करना पड़ेगा और वहाँ से पता लगेगा लोगों को आपके पास जॉब अवेलेबल, दे विल कम टू यू. सो दैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. इनफैक्ट हम कहते हैं कि रिक्रूटमेंट इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्रोसेस. क्यों पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं रिक्रूटमेंट को? क्योंकि यहाँ पर किसी की रिजेक्शन नहीं हुई. whosoever is eligible can apply for the job. जो भी एलिजिबल है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है. मान लीजिए आपने कहा कि ग्रेजुएशन चाहिए, अब जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सारे जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देंगे. सो रिक्रूटमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज यू आर कॉलिंग दैम. अभी आप उसको बाद में सेलेक्ट करोगे, बाद में आपको उसको रिजेक्ट करोगे, लेकिन अभी पहला स्टेप है रिक्रूटमेंट, कॉलिंग द कैंडिडेट्स. ठीक है. सो पहला स्टेप इसमें क्या था सिलेक्शन में? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड द सेकेंड वन इज रिक्रूटमेंट. ठीक है. कमिंग टू द थर्ड वन. नाउ द थर्ड स्टेप कम्स. थर्ड स्टेप इज कॉल्ड सिलेक्शन. देखिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में यही एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है. सिलेक्शन का मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट में आपने क्या किया था? रिक्रूटमेंट में आपने बहुत सारे लोग अपने पास बुला लिए थे. आपके पास वैकेंसीज कितनी थी? 150. आपने एडवर्टीजमेंट करी और बहुत सारे लोग आ गए. मान लो आपके पास 500 लोग आ गए. अब 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन आपने तो 500 को नहीं रखना, आपने तो 500 को नहीं रखना. जो लोगों ने अप्लाई किया है वो 500 किया है. आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 150 की है. तो यहाँ तक तो क्या हुआ? रिक्रूटमेंट हुआ. कॉलिंग द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब 500. अब इस 500 में से आप 150 सेलेक्ट करोगे. नाउ दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन. यानी सिलेक्शन का मतलब क्या है? फ्रॉम द पूल, जो भी आपके पास पूल इकट्ठा हुआ है, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ देम. उनमें से बेस्ट निकालना. नाउ दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन. इसलिए कहा गया है सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन जो है वो नेगेटिव प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि अब 500 में से 150, यानी अब आप क्या करोगे? 350 लोगों को रिजेक्ट करने वाले हो. रिक्रूटमेंट में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन में इस 500 में से आपको 150 निकालने हैं, 350 को आप रिजेक्ट करने वाले हो. सो नाउ सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस. सिलेक्शन के अंदर नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं. सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्शन का मतलब देखिए बड़े ध्यान से. स्टेट वन लाइन डेफिनेशन. सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स. यानी अमंग द पूल, जो आपने पूल इकट्ठा किया लोगों का, अब फॉर द ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट. जो रिक्रूटमेंट की स्टेज में आप लोगों ने, आपने बहुत सारे लोगों को बुला लिया था, अब उसमें से आपको 150 निकालना है. तो क्या मतलब हुआ डेफिनेशन में? सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन. देख रहे हो? आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स. जितने भी लोग आए हैं उसमें से बेस्ट पर्सन को निकालना. नाउ दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन. दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन. क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है. रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. कमेंट. गॉट इट? सो दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसेस. नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. देखो रिक्रूटमेंट हो गया, लोगों को बुलाया 500 लोगों को, उसमें से 150 आपने सेलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्शन हो गया. अब जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको आपने प्लेस करना है. प्लेस का मतलब होता है प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब. जिस जिस जगह के लिए आपने हायर किया था, जिस जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने लोगों को हायर किया था, उन डिपार्टमेंट में उनको प्लेस कर दिया. अब उनको वहाँ पर ये आपकी पोजीशन है, ये आपकी सीट है, आपने ये काम करना है, ये सारा उसको बता दिया. लेकिन
जाते ही वो काम नहीं शुरू कर देगा, उससे पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। नाउ दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब है आप उस सिलेक्टेड कैंडिडेट को उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ले जाएंगे, वहाँ पर जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उसके उनसे मिलवाएंगे, जो उनके सुपीरियर हैं उनसे मिलवाएंगे, जो उनके कलीग्स हैं उनसे मिलवाएंगे और उनसे फेमिलियर हो जाएगा। उसका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट क्या है, कहाँ पर कौन सा काम होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, क्या क्या लोग काम करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर कराना। इसलिए ओरिएंटेशन को एक और भी नाम कहा जाता है फेमिलियराइजेशन। फेमिलियराइजेशन यानी और टू गेट द एम्प्लॉय फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। सो सिलेक्शन के बाद जब प्लेसमेंट हुआ, प्लेसमेंट के साथ साथ ही ओरिएंटेशन हो गया। ओरिएंटेशन की डेफिनेशन देखो, the employee is given a brief presentation about the company and is introduced to the superiors, subordinates and the colleagues। 3 लोगों से मिलवाया जाएगा। He is taken around the workplace and given the charge of the job। उसको चार्ज दिया जाएगा जॉब का, for which he has been selected, जिसके लिए उसको सेलेक्ट किया है। This process of familiarization is also called orientation and it is a very crucial प्रोसेस। ये क्रूशियल प्रोसेस है, क्योंकि अगर उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी तो वो काम गलत करता रहेगा हमेशा। सो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब क्या था, इससे देखो, इससे पहले क्या था, इस स्टेप से पहले एम्प्लॉय जो था ना वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं था। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन से वो जो एम्प्लॉय नया आया है, ही बिकम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी तक जो 3 स्टेप में थे उसमें वो एक आउटसाइडर था, लेकिन जैसे ही उसको सिलेक्शन करके प्लेस किया गया, ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशनल फैमिली, ही बिकम्स अ मेंबर, ही बिकम्स अ पार्ट। नाउ दिस इज अ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। नेक्स्ट, गो अहेड। अब फेमिलराइजेशन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, अब उसको ट्रेनिंग दी जाएगी काम करने की। So before going on to the machines, he has to work under some you can say a supervisor or a mentor। हो सकता है उसको हम कहें कि डायरेक्ट मशीन्स पर बिठा दिया जाए अगर लेबर है तो, या उसको एक डमी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, हम उस पर वहाँ पर उसको बिठा के ट्रेनिंग दी। मीन्स उसको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। अगर उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, चाहे उसको अपना काम आता भी होगा, लेकिन फिर भी एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गॉट अ डिफरेंट कल्चर, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर है, अपनी SOP है। SOPs क्या होती हैं? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, एक प्रोसीजर बना हुआ है। तो ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ट्रेनिंग, और उसके साथ उसकी डेवलपमेंट का भी ख्याल रखेंगे। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर उसको किसी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मान लीजिए उसको एडवांस एक्सेल नहीं आता, वो एक कंसेप्ट पे काम कर रहा है प्रोग्राम में, लेकिन एडवांस एक्सेल उसको नहीं आता कंप्यूटर्स में, तो उसको एक छोटा सा 2-3 दिन का ट्रेनिंग दे दिया जाएगा उसकी डेवलपमेंट के लिए। जब भी एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है तो उसकी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होती है, बिकॉज ही लर्न्स न्यू स्किल्स। उसके स्किल डेवलपमेंट होती है, इसलिए उसको डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया है। सो वेन एवर द एम्प्लॉय लर्न्स समथिंग न्यू, उसको डेवलपमेंट के साथ ऐड किया जाता है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद ही विल स्टार्ट वर्किंग। अब यहाँ पर ना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये 3 मार्क्स का। कई बार डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ज़रा इसको देख लो। ट्रेनिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। इसमें तो नॉलेज और स्किल इंक्रीज होती है। डेवलपमेंट में क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ये लॉन्ग टर्म चीज़ है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ में काम आता है। इट इज़ टू एनेबल द एम्प्लॉयज़ टू डू अ जॉब बेटर। ट्रेनिंग में वो जॉब अपनी और अच्छे से कर सकता है, उसको चीज़ आती है, बट ट्रेनिंग देने के बाद वो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। जबकि डेवलपमेंट में इट इज़ एनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। ओवरऑल ग्रोथ मीन्स डेवलपमेंट में ही विल, दैट्स अ मच मोर ब्रॉडर कंसेप्ट बेसिकली।
डेवलपमेंट बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है और ट्रेनिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। ट्रेनिंग देने से उसकी ओवरऑल ग्रोथ होती है, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट होती है। ट्रेनिंग इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, डेवलपिंग इज़ अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म, देखो नीचे वाला शॉर्ट टर्म, ऑन गोइंग प्रोसेस, लॉन्ग टर्म। तो एक जॉब को करने के लिए उसे ट्रेन किया गया, लेकिन वो आगे जाके उसके करियर में काम आएगा। नाउ दैट इज करियर ओरिएंटेड। सो डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, ट्रेनिंग इज अ स्मॉलर। 3 मार्क्स का छोटा सा, 2 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। गॉट इट? सो द नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, वी हैव टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। उसको ट्रेनिंग दे दी, डेवलपमेंट दे दी, नाउ वी हैव टू चेक वेदर ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, फेयर जॉब और अ पुअर जॉब। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको उसकी परफॉर्मेंस को चेक करके उसके वेजेस एंड सैलरीज बढ़ाएंगे और उसको हम आगे प्रमोट करेंगे। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय एंड अकॉर्डिंगली वी विल गो फॉर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इफ़ ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब तो हम उसको ज़्यादा इंसेंटिव्स देंगे। प्रमोशन और करियर प्लानिंग का इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ इंसेंटिव। बेसिकली इट्स अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। हम आगे पढ़ते हैं कि 2 तरह के इंसेंटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, ये प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग है। कोई भी एम्प्लॉई आपके पास तभी टिका रहेगा, तभी तक जॉब करता रहेगा जब उसको लगेगा कि यस, यहाँ पर जॉब करने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज़ द कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स now you have to decide the wages and salaries of a employee। तो कॉस्ट टू द कंपनी क्या इसमें निकालना, वेजेस एंड सैलरीज कितना देंगे, पर्क्स कितना देंगे, उसको फैसिलिटीज़ क्या क्या करेंगे। ऐसा ना हो कि उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि कंपनी को लॉस हो जाए, लेकिन इतनी भी कम वेजेस एंड सैलरीज ना दो कि वो छोड़ के भाग जाए। सो एम्प्लॉय का बेनिफिट को देखते हुए और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को देखते हुए वी हैव टू डिसाइड द कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन 2 तरह का हो सकता है, बुक में दिया है हमारे पास। कंपनसेशन मे बी ऑफ 2 टाइप। इट्स अ टाइम बेस्ड वेज प्लान, परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स में टाइम बेस्ड वेज प्लान। अ टाइम बेस्ड वेज मीन्स सैलरी एंड वेजेस आर पेड ईदर डेली, वीकली, मंथली और एनुअली। यानी जब टाइम के हिसाब से वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं। टाइम के मतलब जैसे ही महीना खत्म होगा सैलरी मिल जाएगी और आपकी फिक्स सैलरी होगी, वो टाइम बेस्ड है। परफॉर्मेंस बेस्ड क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान मीन्स सैलरी और वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द पीस वर्क। दैट इज अ वर्कर मे बी पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मान लीजिए आपने कहा कि मैं 10 रुपये एक पर यूनिट के दूंगा आपको, तो आपने 1000 यूनिट्स बनाए तो आपकी सैलरी होगी 10,000 रुपीज़। तो ये हो गया पीस वेज सिस्टम। टाइम वेज सिस्टम क्या हुआ? एवरी मंथ आपको 8,000 रुपये मिलेंगे, जो मर्जी आप करो ना करो कुछ भी। हालांकि उसका बेस तो होता ही है कि इतना काम तो करना ही है जिसको चेकिंग किया जाता है। सो टाइम वेज एंड पीस वेज। और कई कंपनीज़ के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जनरली कंपनीज जो होती हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में वो कॉम्बिनेशन यूज़ करती हैं। यानी 5,000 तो मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी हो गई प्लस इंसेंटिव। इंसेंटिव मीन्स दैट डिपेंड्स अपॉन द सेल्स। जितने माल बेचोगे, जितने यूनिट्स बेचोगे, उस हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ती रहेगी। सो इसमें फ़र्क ये हो जाता है कि ए और बी 2 एम्प्लॉयज़ हैं। ए अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी वेजेस एंड सैलरी ज़्यादा हो जाएंगी, अगर बी अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसकी वेजेस एंड सैलरीज कम ही रहेंगी। सो कंपनसेशन प्लान करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर कॉल्ड द स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। एक बार देख लो स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस क्या क्या है। ये स्टेप्स 8 स्टेप्स हैं और इसको इन्हीं सीक्वेंस में याद करना होता है। स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहला मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग क्या होता था? मैन पावर प्लानिंग में वी एस्टिमेट कितने लोग चाहिए। सेकंड वाज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स कॉलिंग द कैंडिडेट्स, सबको अपने पास बुलाना ताकि अप्लाई करो। अब मान लो 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया, उसमें से 150 को निकालना ना, दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट, रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस।
जब सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद उनको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन टू गेट फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट स्टेप था। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या था, चेकिंग द परफॉर्मेंस। देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, ये कौन सा इंसेंटिव है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसको हम पहले ही बता देते हैं कि आपको प्रमोशन मिलेगी, इस जॉब में जाकर आपका करियर प्लान होगा, तभी वो ज्वाइन करेंगे, तभी वो टिकेंगे, तभी वो रहेंगे, अदरवाइज दे विल लीव। एंड लास्ट इज द कंपनसेशन, डिसाइडिंग देयर वेजेस एंड सैलरीज एंड अदर फैसिलिटीज़। अब ये स्टाफिंग प्रोसेस में ये इस सीक्वेंस में ही होना चाहिए, यानी प्रमोशन परफॉर्मेंस के बाद ही आएगा, ट्रेनिंग प्लेसमेंट के बाद आएगा, सिलेक्शन प्लेसमेंट से पहले आएगा। इनका ऊपर नीचे जंबल नहीं करना है। गॉट इट? सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इन सीक्वेंस ओनली। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और इसी सीक्वेंस में लर्न करना है। आगे चलेंगे अब। सो व्हाट इज स्टाफिंग वाला, स्टाफिंग पार्ट ऑफ HRM, स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट 6.18, रिक्रूटमेंट के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, लेट्स सी। देर आर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिसोर्सेज के रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज हैं। आप देखो ये कौन सा स्टेप है, हम कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। स्टाफिंग प्रोसेस में कौन सा स्टेप था, ये रिक्रूटमेंट स्टेप था, सेकंड स्टेप था, जहाँ पर हम सिर्फ कॉल कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, कॉलिंग द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब, कि आप अप्लाई करो। तो 2 तरह के सोर्सेज हैं, 2 तरह के सोर्सेज हैं। यानी अगर हमें लोगों को रखना है अपने पास, तो हम लोगों को कहाँ से बुलाएंगे, फ्रॉम वेयर वी विल कॉल द कैंडिडेट्स। एक तो इंटरनल सोर्स कहते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको लगता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग बैठे हैं जिनके पास जो कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, जो काम अच्छा कर सकते हैं, आप उनको भी ले सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोग नहीं है तो हमें बाहर से आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमें लेना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स 2 ही होते हैं, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप देखिए व्हाट इज़ ट्रांसफ़र एंड व्हाट इज़ प्रमोशन। ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, अब ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। देखो एक आपका हेड ऑफिस है, मान लीजिए दिल्ली के अंदर, आपका एक ब्रांच ऑफिस है मुंबई में। आपको यहाँ पर एक CA की ज़रूरत है। हेडक्वार्टर में एक CA बैठा है जो खाली है, जिस पर इतना वर्कलोड नहीं है, जिसका काम कोई और भी कर सकता है। अब आप मुंबई में अगर आप CA बाहर से हायर करते हैं कहीं से, एक्सटर्नल सोर्स से, तो वो कॉस्टिंग बड़ी है उसकी। एक नया बंदा आएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में फेमिलियर भी नहीं है, CA इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट, तो आप क्या करते हो, इसको ट्रांसफ़र कर देते हो। तो इस CA को आपने, मिस्टर A था, इस A को ट्रांसफ़र कर दिया मुंबई में। सो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल सोर्स। आपको बाहर से लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने ट्रांसफ़र कर दिया। माइंड इट, मिस्टर A यहाँ भी CA थे और यहाँ भी CA हैं, ठीक है। इस ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र इज़ अ बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोसेस। ट्रांसफ़र इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्रोसेस। सेम लेवल पर, इसमें सेम लेवल पर ट्रांसफ़र होती है, वेजेस एंड सैलरीज सेम रहती हैं, स्टेटस सेम रहता है, ठीक है। और कोई आपके पावर्स के अंदर भी, जो उसकी साइनिंग पावर है मान लीजिए CA की, वो यहाँ भी CA था, यहाँ भी CA है। हाँ, उसको कुछ पर्क्स ज़रूर मिल सकते हैं एडिशनल, कि मुंबई इज़ अ वेरी कॉस्टली सिटी, तो उसको थोड़ा सा रेंट दे दो, HRA दे दो, हाउस रेंट अलाउंस पढ़ते हैं ना हम लोग इकोनॉमिक्स में, तो ये दे दो, मगर उसकी सैलरी लेवल एंड स्टेटस विल रिमेन सेम, ठीक है। स्टेटस, सैलरी एंड लेवल, ये सारा सेम रहता है। जबकि प्रमोशन में क्या होता है, अब मान लीजिए यही केस ले लीजिए, यहाँ पर हेडक्वार्टर है दिल्ली, यहाँ पर मिस्टर A है, वो जूनियर अकाउंटेंट है तो वो CA, लेकिन अभी यंग है, इसको एक्सपीरियंस नहीं था इतना।
मुंबई में पोजीशन आती है जो उनके ब्रांच ऑफिस में एक अकाउंट्स मैनेजर की, जो कि सीए होना चाहिए। तो यहाँ पर आप उसको देखो ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। मान लो उसको आपने भेज दिया यहाँ पर मुंबई में और इसको प्रमोट कर दिया। कहाँ से प्रमोट कर दिया? आपने जूनियर अकाउंटेंट से उसको अकाउंट्स मैनेजर बना दिया। यहाँ पर प्रमोशन हो गई, मतलब ट्रांसफ़र के साथ साथ प्रमोशन भी हो गई। या आप ऐसा कर सकते हो कि अपनी दिल्ली में ही एक पोजीशन खाली थी मैनेजर की, तो आपने इसको प्रमोट कर दिया। सो दैट मीन्स प्रमोशन में क्या हो रहा है? प्रमोशन में एक लेवल हाई हो जाता है, इसमें सैलरीज इंक्रीज हो जाती हैं, इसमें पावर एंड स्टेटस भी इंक्रीज हो जाता है। सो प्रमोशन इज़ अ वर्टिकल मूवमेंट एंड और वर्टिकल प्रोसेस है, एक्चुअली वर्टिकल मूवमेंट प्रोसेस है, जबकि ट्रांसफ़र क्या है? ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्रोसेस है। तो मान लीजिए दिल्ली में आपके पास एक चीफ अकाउंट्स मैनेजर की पोजीशन खाली हुई। अब ये इतनी बड़ी पोजीशन है, अगर आप बाहर से हायर करते हो तो लाखों रुपए की सैलरीज देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपको जो जूनियर मैनेजर था उसी को प्रमोट कर दो अगर वो कैपेबल है। तो उससे होगा फ़ायदा ये कि एक तो उसकी बूस्टिंग होगी, उसको मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि जब आपने रिक्रूटमेंट करी थी तो आपने उसके करियर एंड प्रमोशन प्लानिंग की बात करी थी। तो क्या होगा? ही विल बी प्रमोटेड। तो इसमें बाहर से हायर करने की कॉस्टिंग बच जाती है। लेकिन इसके अंदर ना कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं कि हमें कब ट्रांसफ़र करना चाहिए और कब प्रमोशन करना चाहिए। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होंगे ट्रांसफ़र के, और क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होंगे प्रमोशन के। इसको एक बार पढ़ लेते हैं ज़रा। यहाँ पर ट्रांसफ़र एंड प्रमोशंस, इस पेज को देखना है यहाँ से। अब इंटरनल सोर्स पढ़ रहे हैं अभी हम। इंटरनल सोर्स का मेरिट्स क्या हुए? मोटिवेट एम्प्लॉय, यानी आपने अगर इंटरनली किसी को प्रमोट कर दिया तो वो मोटिवेशन मिलेगी एम्प्लॉय को, बिल्कुल ठीक बात है। देन सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। बाहर से हायर करोगे तो क्या होगा? बाहर से हायर करने में बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस होगी, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है, कॉस्टिंग होगी उसके अंदर। इस सारी प्रोसेस से बच जाते हैं, ये इसका मेरिट है। देन टूल ऑफ ट्रेनिंग, देखिए क्या होगा इसके अंदर, इंटरनल सोर्स के अंदर, चाहे वो ट्रांसफ़र हो और चाहे वो प्रमोशन ही क्यों ना हो, ट्रेनिंग की कॉस्ट बच जाती है कि एम्प्लॉय जो है वो ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। सो इट इज़ प्रेफर टू हैव अ इंटरनल सोर्स, इंटरनल रिक्रूटमेंट, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टाफ है वो ऑलरेडी उसको पता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, कई बार सरप्लस स्टाफ होता है, उसको निकालने से अच्छा ये दिस इज़ अ बेस्ट वे कि आप उसको निकालने से अच्छा आपको उसको प्रमोशन दे दो या ट्रांसफ़र दे दो, कहीं भेज दो, उससे उसकी जॉब भी बच जाएगी और आपका बाहर का हायर करने का खर्चा भी बच जाएगा। इकोनॉमिकल, मैंने बताया कॉस्ट कटिंग है इसके अंदर। सो इंटरनल सोर्स में ये मेरिट्स हैं। इंटरनल सोर्स के कुछ डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। डीमेरिट्स में रिड्यूसेस स्कोप फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट। अब देखिए मार्केट में जो नए टैलेंट होता है, जो नया अपडेटेड टेक्नोलॉजी से लोग आते हैं, मान लीजिए आजकल एआई का ज़माना है, एआई के केस के अंदर अब जो पुराना स्टाफ है हो सकता है उसको एआई की नॉलेज ना हो, लेकिन नए स्टाफ आप लोगे तो उसको एआई की नॉलेज हो सकती है, नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी उसको पता होगी। तो अगर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमें बाहर से फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथार्जिक। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, खासकर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होता है। सबको पता है कि हमें बाहर से तो रिक्रूटमेंट होती नहीं, हमें टाइम बाउंड प्रमोशन हो जाती है, हमें 10 साल के बाद प्रमोशन मिल ही जाएगी, तो लोग काम नहीं करते हैं। तो इसमें यही होता है कि दे बिकम लेथार्जिक। द एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथार्जिक इफ़ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। मैंने कहा ना, अगर टाइम बाउंड प्रमोशन है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इसलिए सरकारी दफ्तरों में आप देखो ऑफिस में काम नहीं होता। इनकम्प्लीट सोर्स,
ये इनकम्प्लीट सोर्स है इंटरनल। कैसे? अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स। अब नई एंटरप्राइज है, उसके बाद ऑलरेडी लोग नहीं है काम करने के लिए, तो वो कैसे इंटरनल सोर्स करेगा? सो दैट इज़ अ इनकम्प्लीट सोर्स। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हैम्पर्ड। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज में बी हैम्पर्ड। क्या मीन्स? अगर इंटरनली आप अगर करते हो रिक्रूटमेंट और अगर आप कहते नहीं बाहर से लेंगे, सिर्फ हमें कुछ करने के बाहर, तो वो जो कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज़ है वो टूट जाता है। अब आपने डिसाइड किया कि हमें प्रमोशन ही करनी है, तो जितने भी लोग नीचे काम कर रहे हैं वो आपस में कम्पीट करना शुरू कर देंगे, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए। तो अपनी प्रमोशन के लिए दे विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड। मे रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, कई बार प्रोडक्टिविटी रिड्यूस भी हो सकती है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र एंड एम्प्लॉयज, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र्स करते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेबर्स को भेजते रहते हो, तो उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो हैम्पर कर सकती है। गॉट इट? कमिंग टू द एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स सिंपल हैं, कुछ ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, ये यहाँ से पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। Under the direct recruitment, a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of the jobs available. अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर एक, ज़्यादातर ये फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, एक नोटिस लगा दिया जाता है, हेल्पर की ज़रूरत है, मशीन ऑपरेटर की ज़रूरत है। तो जो भी जॉब सीकर्स होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, मान लीजिए आपको इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर सब फैक्ट्रीज़ हैं, बाहर ऑन द गेट रिक्रूटमेंट कहते हैं उसको। वहाँ पर आपने अगर ऐड कर दिया, नोटिस लगा दिया, तो लोग उसको देखकर अंदर आ जाते हैं और आप उनको जॉब पे रख लेते हो। जनरली ये जो होता है दैट इज़ फॉर डेली वेजेस। जो सेमी स्किल्ड जॉब होती हैं, जो अनस्किल्ड जॉब होती हैं, ये जनरली कैजुअल वैकेंसीज के लिए ही होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऐसे कहते हैं, ऑन द गेट रिक्रूटमेंट, ऑन द गेट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज़ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, अब देखो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सूटेबिलिटी हर एक के पढ़ते जाइए। सूटेबिलिटी में इट इज़ सूटेबल फॉर फिलिंग द कैजुअल वैकेंसीज व्हेन देयर इज़ अ रश ऑफ वर्कर्स। परमानेंट वर्कर्स नहीं चाहिए, थोड़े से वर्कर्स चाहिए, थोड़े टाइम के लिए चाहिए, इमीडिएटली आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दो। टेम्परेरी वर्कर्स कहते हैं इनको। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, बहुत सारे जब लेबर्स चाहिए होते हैं, आपको 100-200 लेबर चाहिए, अचानक आपको नहीं मिलेंगे इतने शॉर्ट नोटिस में, तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को यूज़ करते हो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबरर्स। आपको जी 50 लेबर भेज दो, आज 100 लेबर भेज दो, तो वो भेज देते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स दे आर द मिडल मैन, दे आर द कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार जिसको कहते हैं हम लोग, उनसे आप लेबर्स हायर कर लेते हो। ऑफकोर्स दिस इज़ अगेन अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं। इसका डिसएडवांटेज है, इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ डिसाइड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, अच्छे लेबर नहीं मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्टर ही अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया और आप क्या करोगे, वो उसके लेबर भी उसके साथ छोड़ के चली जाएगी। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स, मैनी रेपुटेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डाटाबेस ऑफ unsolicited applicants in their offices. Such job keepers can be a valuable source of manpower. इसे टेम्परेरी वर्कर्स कहते हैं, एडहॉक वर्कर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गेस्ट फैकल्टीज़ होती हैं जो आती हैं, 2-3 लेक्चर्स देती हैं, चली जाती हैं। दे आर नॉट द परमानेंट एम्प्लॉय, दे आर द कैजुअल वर्कर्स। ये स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड दोनों में काम होता है। एडवांटेज क्या है? इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट वर्कफोर्स। अब मान लीजिए किसी लेक्चरर को बुलाना है, 2 लेक्चर दे के चला जाएगा, हमें उससे ज़्यादा इनके लेक्चर्स चाहिए ही नहीं। सो व्हाट विल हैपन, कैजुअल वर्कर्स में कॉस्ट कटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, ज़्यादा खर्चा कंपनीज़ का नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दिस इज़ जनरली फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जनरली गवर्नमेंट डाटाबेस होता है सारा इसके अंदर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जनरली रन बाय द गवर्नमेंट, ये जनरली रन बाय द गवर्नमेंट है। आप चाहो तो इससे ले सकते हो, लेबर्स आपको हायर करनी हो, रिक्रूटमेंट करनी हो। गवर्नमेंट भी जनरली अपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ही लोगों को लेती है। सो दिस इज़ अनदर सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स। देन एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न, वेब पब्लिशिंग एंड एडवर्टीजमेंट ऑन न्यूज़पेपर्स। ये 3 एडवर्टीजमेंट्स हैं
यानी आप ऑनलाइन सोशल मीडिया में ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टीज़मेंट दे सकते हो और प्रिंट मीडिया में एडवर्टीज़मेंट दे सकते हो। एड्स देनी, एडवर्टीज़मेंट, तीनों एक ही रिलेटेड पॉइंट्स हैं। फ़र्क क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक ऑनलाइन है और एक प्रिंट मीडिया है या ट्रेड जर्नल्स हैं। तो इसके अंदर हम ऐड दे सकते हो, उस ऐड देखकर लोग आपके पास आ सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। आपके जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं जनरली और करंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी रेफरेंस से आप लोगों को ले सकते हो। स्कूल में आपको ज़रूरत है कोई टीचर की, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सो मैनी कैंडिडेट्स, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इंटरव्यूज़, ट्रेनिंग, ये सब करने के लिए आप किसी से पूछो आपके नॉलेज में कोई टीचर है, तो वो उनके नॉलेज से कोई टीचर आ जाता है। मीन्स रिकमेंडेशन ऑफ द करंट और द प्रीवियस एम्प्लॉयज़। लास्ट इज़ द प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ये जनरली कौन होते हैं? जनरली प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं मैन पावर टू द हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस। मीन्स बिग बिजनेसेस कह लो, हाईली प्रॉफिटेबल भी क्या, बिग बिजनेसेस। लार्ज स्केल पर जो लोग कंपनीज काम करती हैं, अगर रिलायंस को कुछ हायर करना है, कुछ लोगों को हायर करना है, तो वो सीधा अपनी ऐड नहीं निकालेगी, वो कंसल्टेंट्स को हायर करती है। वो कंसल्टेंट्स उनके लिए काम करते हैं और उनके लिए लोगों को ढूंढते हैं, हायर करते हैं। सो द प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो मोस्ट टेक्निकल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजरियल पर्सनल हैं। मान लो आपने रिलायंस को जनरल मैनेजर्स की ज़रूरत है, तो वो जनरल मैनेजर की ऐड नहीं निकालेगा, वो कंसल्टेंट्स को हायर करेगा। कंसल्टेंट्स पूरी मार्केट में अपने नेटवर्क में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कोई जनरल मैनेजर खाली है, तो उसको रिक्रूट करेंगे। सो दे वर्क फॉर यू। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। जैसे IIMs, ठीक है, MBAs के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ही बच्चे फाइनल ईयर में पहुंचेंगे कैंपस रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। उनका कहते हैं ना, कैंपस के अंदर इमीडिएटली अच्छी जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। इसलिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना प्लेसमेंट रेशो देखती हैं कि हमारे MBA करने के बाद या BBA करने के बाद कितनी जॉब लोगों को मिल जाती है। सो दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स यहाँ से देख लेते हैं। द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल्स आर वेरी सिंपल। मेरिट क्या हो सकता है? अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें एक्सटर्नल सोर्स से ही रिक्रूटमेंट करनी है, देन इसका पहला मेरिट है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, अगर उसको पता लगता है कि जनरल मैनेजर की पोस्ट बाहर से हायर करने वाले हैं, अंदर से प्रमोशन नहीं करेंगे, इंटरनली प्रमोट नहीं करेंगे, तो क्या होता है कि उसके अंदर वो आपस में भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है कि हो सकता है कि अगर हम अच्छे से compete करेंगे, हम अच्छे से काम करेंगे, तो हो सकता है कि वी कैन हैव द पोजीशन ऑफ जनरल मैनेजर। सो और दूसरा बात, एग्जिस्टिंग स्टाफ विल हैव टू compete विद द आउटसाइडर्स, तो उनको आउटसाइडर से compete करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो और अच्छा काम करेंगे। सो दिस इज़ अ मेरिट। हालांकि ये एक डीमेरिट भी बन जाता है। कौन सा मेरिट डीमेरिट बन जाता है? देखो, हमने पीछे किया था ना, एम्प्लॉयज़ मे बिकम लेथार्जिक, ये इसका डीमेरिट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल का ये मेरिट बन जाता है। वाइडर चॉइस, बाहर से लेंगे तो हमारे पास बहुत अच्छे लोग आएंगे, फ्रेश टैलेंट आएगा, क्वालिफाइड पर्सन्स आएंगे, और फ्रेश टैलेंट, मैंने कहा ना, फ्रेश टैलेंट आएगा और क्वालिफाइड, बाहर से अपडेटेड टेक्नोलॉजी के लोग आएंगे। दीज आर द मेरिट्स। लिमिट्स क्या है? कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत पैसा लगता है, लेंदी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। देखो, ये वाला पॉइंट और पीछे एक ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट रिलेटेड करके एक केस स्टडी बनाई जा सकती है कि if the company decided to have external source of recruitment only, what will be the impact on the existing employees? तो उसका डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो वो काम नहीं करेंगे। लेकिन उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? वो आपस में compete कर सकेंगे। एक्सिस्टिंग स्टाफ will be ready for the competition with the outsiders. So these are the external sources of recruitment.
सो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। कमिंग टू दिस 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। देखो कोई भी प्रोसेस और उसके स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है इनको। लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप जो आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी आपने अब सिलेक्ट करना है। आप देखो कौन से स्टेप्स कर रहे हो। आपको पता है रिक्रूटमेंट करा था आपने, रिक्रूटमेंट में 500 लोग आ गए थे, 500 में से आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 150 की। अब इस 500 में से 150 को निकालना, इसकी प्रोसेस क्या है ये पढ़ने जा रहे हैं हम। हाउ यू विल सिलेक्ट 150 आउट ऑफ 500। तो उसमें सबसे पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी मीन्स मोटी मोटी एक ऊपर से आप स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि कौन से एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, कौन से नहीं हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि वी नीड पोस्ट ग्रेजुएट्स, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो, एमए करी हो इकोनॉमिक्स के अंदर, मान लीजिए आप उसी को लेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे कि 500 में से मान लीजिए 300 लोग हैं वो एमए इकोनॉमिक्स में, बाकी है ही नहीं। तो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन में आधे लोग निकल गए, 200 लोग तो वहीं निकल गए जो एमए नहीं है इकोनॉमिक्स में। तो आपने 300 आ गया। अब 300 में से 150 करना है। अब इन 300 में से 150 कैसे करोगे। नेक्स्ट स्टेप विल बी द सिलेक्शन टेस्ट। अब उनका टेस्ट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ टेस्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ टेस्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने टाइप्स के टेस्ट होते हैं जो एक सिलेक्शन प्रोसेस में दिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट। नंबर 1 इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट आपके आईक्यू को देखता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को देखता है, आपको कितनी आपको नॉलेज है, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए भी। और इसके बाद आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, योर लर्निंग एबिलिटी। अगर आपको कोई चीज़ सिखाई जाए तो आप उसको सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट। This is one of the important psychological tests used to measure the level of IQ in the individual. और जबकि aptitude test क्या है? It is a measure of individual potential for learning new skills. आपके अंदर नई skills को सीखने के कितना potential है। आप सीख सकते हैं कोई नया skill के नहीं सीख सकते। आपको मान लो कंप्यूटर पे काम करना है, आपको एडवांस एक्सेल नहीं आता, आपको एडवांस एक्सेल सिखाने लगेंगे तो आपके अंदर इतना एप्टीट्यूड है, आप उसको, आपके अंदर उसको सीखने की इच्छा है कि नहीं। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? इच्छा। हिंदी में लिखा है देखो मैंने, एप्टीट्यूड टेस्ट। आपका पोटेंशियल है कि नहीं, तो ये टेस्ट होता है। देन ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है क्या? ट्रेड टेस्ट मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल। आपको अभी क्या आता है, आपके पास अभी कितने स्किल्स हैं। आपके पास, आपको कंप्यूटर पे टेस्ट लिया गया तो आपकी टाइपिंग आती है कि नहीं आती, आपको बेसिक एक्सेल आता है कि नहीं आता, कि बेसिक एक्सेल तो आता नहीं, हम एडवांस एक्सेल कैसे सिखाएंगे आपको। ट्रेड टेस्ट। देन कम्स द पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड द क्लूज ऑफ अ पर्सन इमोशन। यहाँ पर एक वर्ड आता है EQ। पर्सनैलिटी टेस्ट EQ एंड मैच्योरिटी को मेजर करता है। आप कितने मैच्योर हैं, आपका इमोशनल क्वेश्चन कितना है, आप बहुत जल्दी बातों को बुरा तो नहीं मान जाते, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में तो स्ट्रेस तो नहीं ले लेते किसी वर्कलोड का, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। दैट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट। देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट लास्ट बड़ा सिंपल है, आपका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वेदर यू टेक इंटरेस्ट इन अ जॉब और नॉट। अगर आप जॉब में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। वो आपसे क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मान लीजिए 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दे दिया, आपने सिर्फ टिक मार्क किया, उसका जो स्कोर आता है उससे वो पता कर लेते हैं कि आपका IQ लेवल क्या है, आपका EQ लेवल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। एंड अकॉर्डिंगली दे डू द सिलेक्शन। तो सिलेक्शन टेस्ट में ये 5 तरह के टेस्ट हैं। पेज नंबर 6.27 सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, अब आपने टेस्ट पास कर लिए, देन कम्स द इंटरव्यू। तो आप एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू के देखिए टेक्निकल डेफिनेशन। इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन conducted to evaluate the applicant suitability for the job. This is the most technical definition of interview. आपको word by word याद करना है इसको। ये in depth
कन्वर्सेशन है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, और उस इंटरव्यू में ये पता करता है एम्प्लॉयर कि क्या आप इस जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं। हो सकता है यू आर गुड इन रिटन टेस्ट, बट इन इंटरव्यू में आपको उसको पता लग जाएगा आपको एक्चुअली नॉलेज कितनी है, आप किसी काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू देन देयर विल बी अ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। तो एक रेफरेंस चेक हो जाएगा, एक बैकग्राउंड चेक हो जाएगा, जहाँ आपने पहले काम किया है आप वो चेक कर लेंगे कि आपने पूरा पहले वाले जो रेफरेंसेस दिए हैं कि वेदर यू हैव ऑलरेडी डन दैट जॉब और नॉट। झूठ तो नहीं बोल रहे कभी आप। उसके बाद आपका सिलेक्शन डिसीजन हो जाएगा। दिस इज सिंपल। सिलेक्शन डिसीजन मीन्स कि आपको सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इफ़ मेडिकली फाउंड फिट यू विल बी ऑफर अ जॉब लेटर और कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका जॉब लेटर आपको दिया जाएगा, ऑफर की जाएगी जॉब की, और कॉन्ट्रैक्ट लेटर। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपका जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा एम्प्लॉयमेंट में, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें जॉब टाइटल होगा, ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइटम्स टू बी और आइटम्स विच आर इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सी आइटम्स होती हैं। हो सकता है 1 नंबर का पूछ ले, गिव एनी 3 आइटम्स, गिव एनी 4-5 आइटम्स विच आर इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वाली हैं, क्या रेट होगा, क्या लीव रूल्स होंगे, क्या वर्क रूल्स होंगे, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, आपको अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। आपके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आपकी पोजीशन क्या होगी, लाइक दैट। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट आता है। गॉट इट। सो ये कौन से स्टेप्स हो गए। दीज आर द स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। देखो ध्यान से, सिलेक्शन, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन इंटर सिलेक्शन टेस्ट। ये जो 5 तरह के टेस्ट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। देन इंटरव्यू, रेफरेंसेस, सिलेक्शन, मेडिकल, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट। अब आपको जॉब ऑफर मिल गई, अब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और अब आपको जॉब पर बिठाने से पहले आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के मेथड्स, माइंड इट, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, देयर आर 2 थिंग्स, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मेथड्स अलग चीज़ है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग अलग चीज़ है। लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स मीन्स ट्रेनिंग कितने तरह से दी जा सकती है। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ये समझ लो। ऑन द जॉब मीन्स जो एक्चुअल वर्किंग साइट है, मान लीजिए फैक्ट्री है, लेबर को बोला कि तू इस फैक्ट्री में आ जा, उसको डायरेक्ट मशीन पर बिठा दिया किसी मेंटर के अंडर, ऑफ कोर्स किसी मेंटर या किसी सुपरवाइज़र के अंडर, और आपने एक्चुअल मशीनों पर काम करना शुरू कर दिया। दैट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपने किसी सॉफ्टवेयर में काम करना है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको एक्चुअली लाइव किसी सॉफ्टवेयर पे बिठा दिया और उसने काम करना शुरू कर दिया ऑन द जॉब। यानी जॉब के साथ साथ वो एक्चुअल वर्किंग साइट के ऊपर बैठकर काम कर रहा है। लेकिन जब कोई भी ऐसी जॉब होती है, कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज़ होती है जिसके अंदर रिस्क होता है कि अगर इसने कोई गलती कर दी तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। नाउ दैट इज़ कॉल्ड ऑफ द जॉब। यानी उससे जहाँ अलग हटकर कहीं एक दूसरे एरिया में जाकर वहाँ एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया और वहाँ पर आपको जॉब कराई जा रही है। उसके बाद आपको एक्चुअल साइड पे ले जाएंगे। नाउ दैट इज़ कॉल्ड ऑफ द जॉब। तो मेथड्स 2 तरह के होते हैं, याद रखना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जब एक्चुअल कंडीशंस पर काम किया जाता है तो ऑन द जॉब, जब अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस काम किया जाता है ऑफ द जॉब। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आते हैं कई बार सूटेबिलिटी की केस में। ऑन द जॉब होगा अगर लेस रिस्क की जॉब है, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट इफ द जॉब इज़ वेरी टेक्निकल, जॉब इन्वॉल्व्स वेरी हाई कॉस्टिंग, बहुत सेंसिटिव नेचर ऑफ जॉब है, तब पहले ऑफ द जॉब में ट्रेनिंग दी जाती है और बाद में ऑन द जॉब पे लाया जाता है। गॉट इट। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। अब टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है। 4 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर देखो 4 तरह की ट्रेनिंग है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये पेज नंबर 6.32। दीज आर डिज़ाइन टू एक्वायर अ हायर लेवल ऑफ स्किल्स। ये कौन कौन सी जिसमें हायर लेवल ऑफ स्किल चाहिए, बहुत स्किल्ड जॉब है।
पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब्स, जहाँ पर मान लीजिए प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, आयरन, ये बड़ा टेक्निकल सॉर्ट ऑफ जॉब्स है। इसके अंदर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। सबसे पहले आपको इनको किसी मेंटर के साथ बिठाकर आपको ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट इज वेस्टिबल ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब on the equipment they will be using, but the training is conducted away from the actual workforce. देखो वेस्टिबल में क्या है, आप बताइए, ऑफ द जॉब है, ऑन द जॉब है? नाउ दिस इज ऑफ द जॉब। आपको टूल्स इक्विपमेंट्स तो दे दिया हुए वाले, लेकिन एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया अवे फ्रॉम द जॉब। एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट आर क्रिएटेड। एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है इन अ क्लासरूम, and employees use the same material, files and equipments. This is usually done when the employees are required to handle a sophisticated machinery and equipments. तो यहाँ पर ये इसका मतलब है suitability। यहाँ पर केस स्टडीज आती हैं। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग हो गया। इंटर्नशिप में क्या होगा, ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म्स के अंदर होता है, और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर स्टडी, रेगुलर स्टडी। फॉर एग्जांपल सीए कर रहे हो आप, सीए के अंदर आफ्टर इंटर वो क्या करेंगे, वो आपको 2 इयर्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम करना पड़ेगा कहीं पर, तब आपको नेक्स्ट पेपर के लिए अप्लाई कर पाओगे आप। सो इंटर्नशिप मीन्स यू हैव टू गो इनटू एज एन इंटर्न। इंडक्शन ट्रेनिंग इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच हेल्प्स न्यू एम्प्लॉयज़ इन सेटलिंग डाउन क्विकली इनटू द जॉब। तो यहाँ पर सीधा ही, अब ये ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है, दिस इज ऑन द जॉब। आप समझ रहे हो, ऑफ द जॉब अलग होगा, ऑन द जॉब अलग होगा। ऑन द जॉब में कौन सी ट्रेनिंग होगी, इंडक्शन ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। और कौन सी जॉब की, इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो गई। वेस्टिबल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब है, ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है, क्योंकि एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग अलग हो गया। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अप्रेंटिसशिप, वेस्टिबल, इंटर्नशिप, इंडक्शन। 6.33 एंड दैट फिनिशेज योर स्टाफिंग। स्टाफिंग में नीचे आप ये केस स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 और पीछे इसके कुछ केस स्टडीज़ हैं 5, 6, 9, 12, 13 एंड 16। पेज नंबर 6.33 केस स्टडीज़। सो दिस इज़ अ कंप्लीट स्टाफिंग चैप्टर जो मैंने किया आपके साथ। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जस्ट गो थ्रू इट। थैंक यू वेरी मच।